हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नईम और आप सब देख रहे हैं अपना चैनल लर्न विथ इंजीनियर। फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, कंट्रोल सिस्टम। आज हम अपना नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। पीछे सीरीज़ में हमने पावर सिस्टम को पूरा कवर कर लिया है और अब आप लोगों के डिमांड पर कंट्रोल सिस्टम में शुरू कर रहा हूं। आई होप कि यहाँ कंट्रोल सिस्टम के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं पूरी तरह आपको डिलीवर कर पाऊंगा। फिर भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको वहाँ पे आंसर करूँगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग शुरू करते हैं अपना ये नया सब्जेक्ट। और इस नए सब्जेक्ट का पहला टॉपिक मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम, यहाँ से शुरू होता है कंट्रोल सिस्टम। अच्छा, सबसे पहले हमारे जहन में आता है कि कंट्रोल सिस्टम है क्या चीज़। सबसे पहले इसको हम समझते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हैं या समझते हैं तो अगर उसके बेसिक से शुरू करेंगे तो आपको उसमें अच्छा लगेगा और आपका कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्डअप होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जो भी चीज़ अभी हम यहाँ पढ़ेंगे इसको हमेशा ध्यान में रखते हुए चलिए, सारा बेस है हमारे लिए। इसका जो भी एप्लीकेशन होगा, जो भी यूजेस होंगे वो आगे चैप्टर्स में होते जाएंगे। तो जल्दीबाजी ना करिएगा, जो भी चीज़ें यहाँ पे समझाई जाए उन्हें बेहतरीन तरीके से समझिएगा, जितना समझाया जाए उतना समझिएगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल देखिएगा। अपनी बुक्स वगैरह में क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को रिफ़र करिएगा, वहाँ पे सॉल्व आउट करिएगा, तो आपका ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग मूव करते हैं अपने चैप्टर की तरफ और अपने इसके जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ। ठीक, सबसे पहले हम समझते हैं कि सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हम ये पढ़ने चले हम कंट्रोल सिस्टम। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिस्टम क्या चीज़ होती है। कंट्रोल सिस्टम तो दूसरी बात है, अलग बात होगी। सबसे पहले हम समझते हैं सिस्टम क्या होती है। सिस्टम, कोई भी सिस्टम है, जैसे हमारा इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सर्टेन कंपोनेंट्स। छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, उनको कलेक्ट करके किस लिए कलेक्ट किया जाएगा? टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर ऑपरेशन। कोई भी हमें एक ऑपरेशन या कोई भी काम करना है, उसके लिए जो भी छोटे छोटे हमें कंपोनेंट्स चाहिए उनको हम कलेक्ट करते हैं तो वो ही हमारा सिस्टम कहलाता है। तो सिस्टम की डिफिनेशन क्या हो गई? कलेक्शन ऑफ certain components to perform a particular operation। समझ में आ गया कि सिस्टम क्या चीज़ है। ये हमने देख लिया कि सिस्टम क्या चीज़ है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कंट्रोल सिस्टम क्या चीज़ है। अब पूरे कंट्रोल सिस्टम की अगर हम डिफिनेशन लेंगे, पूरे कंट्रोल सिस्टम की, तो इसकी क्या डिफिनेशन बनेगी? कंट्रोल मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल करना है। हमें यहाँ पे क्या कंट्रोल करना है? हमें आउटपुट को कंट्रोल करना होगा या कोई वेरिएबल कंट्रोल करना होगा। तो कंट्रोल सिस्टम की डिफिनेशन भी वहीं से आ जाती है, इसी ऊपर वाले से ही। कलेक्शन ऑफ सर्टेन कंपोनेंट्स टू कंट्रोल, क्योंकि ये कंट्रोल सिस्टम है तो कंट्रोल, क्या कंट्रोल करना है हमें? पर्टिकुलर वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल होगा हमारा, उसको हमें कंट्रोल करना है। कैसे कंट्रोल करना है? जैसे हम चाहें, एज डिजायरेबल। तो ये हो गई डिफिनेशन कंट्रोल सिस्टम की। सिस्टम की डिफिनेशन ने देखी, फिर अब कंट्रोल सिस्टम की अब डिफिनेशन देख ली। अच्छा, अब हम यहाँ कंट्रोल सिस्टम में क्या चीज़ पढ़ेंगे? अब देखिए, कंट्रोल सिस्टम हो गया तो हम यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम दो तरीके के हो सकते हैं। कैसे कैसे? कंट्रोल सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फिजिकल सिस्टम और एक नॉन फिजिकल सिस्टम। हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? फिजिकल पढ़ेंगे या नॉन फिजिकल पढ़ेंगे? नॉन फिजिकल सिस्टम, पहले दोनों को मतलब समझिए। फिजिकल सिस्टम मतलब जहाँ पे कोई चीज़ एग्जिस्ट करती हो, जिसको हम टच कर पाएँ, जिसको हम
छू पावें, वो हमारी फिजिकल सिस्टम होगा। मतलब जो सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनको हम टच कर पावें, उनको हम छू पावें, तो वो हमारा फिजिकल सिस्टम होगा। नॉन फिजिकल जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उनको कंट्रोल करने की जो सिस्टम होगा वो नॉन फिजिकल सिस्टम। अब इसमें एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल तौर पर देखिए, नॉन फिजिकल सिस्टम में क्या, जैसे स्पिरिचुअल सिस्टम हो गया, हम स्पिरिचुअल कंट्रोल ही तो करते हैं अपनी स्पिरिट, जो योग होता है और सारी जो चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पे स्पिरिचुअल सिस्टम को कंट्रोल किया जाता है। इसी तरह मैनेजमेंट सिस्टम, इन सब सिस्टम में कोई फिजिकल कंपोनेंट्स नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो हमारे नॉन फिजिकल सिस्टम में आएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है इस सब्जेक्ट के अंदर में, फिजिकल सिस्टम को पढ़ना है। फिजिकल सिस्टम मतलब जहाँ पे फिजिकल कंपोनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हो वो हमें पढ़ना है फिजिकल सिस्टम। अब हम आगे बढ़ते हैं। नॉन फिजिकल सिस्टम हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे केवल हमारे लिए काम की चीज़ क्या है, फिजिकल सिस्टम। ठीक, अब बात करते हैं फिजिकल सिस्टम क्या होता है। फिजिकल सिस्टम ऐसे समझिए, एक एग्जांपल के तौर पे कि एक डीसी जनरेटर है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ये डीसी जनरेटर हो गया और एक हीटिंग कंट्रोल हीटर लगा हुआ है। ठीक है, अब हमें हीट को कंट्रोल करना है इस डीसी जनरेटर से, तो हम यहाँ पे ये हमारा एक फिजिकल सिस्टम हो गया, फिजिकल सिस्टम। ये हमारा हीटर हो गया, ये हमारा डीसी जनरेटर हो गया। ठीक है, ये सोर्स लगा दी, डीसी जनरेटर हो गया, उससे हम कंट्रोल कर रहे हैं हीटर को। एक हीटर लगा दिए हैं, उसके क्रॉस हमने एक डीसी जनरेटर लगाया है। अब हीटर से जो हीट है, जो फिजिकल हम क्या महसूस कर, हीट जो महसूस करेंगे उसको मैं कंट्रोल करना हीट को, तो हम हीटर के थ्रू, जो हीटर लगा हुआ है और डीसी जनरेटर लगा, उसके थ्रू हम इसको कंट्रोल करेंगे, उसकी हीटिंग को। तो ये हमारा एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम हो गया। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। फिजिकल सिस्टम तो ये हो गया, अब इसको हमें स्टडी करना है तो कैसे करेंगे, हम इसके लिए आते हैं फिजिकल मॉडल। अब इससे बढ़ते हैं आगे हम, तो बनता है हमारा फिजिकल मॉडल। क्या चीज़ होती है फिजिकल मॉडल? मतलब जो ये चीज़ हमारी हीटर है, इसको जनरेटर है, इसको हम मतलब हम इसको शो करेंगे कुछ फिजिकल मॉडल। इसी फिजिकल सिस्टम को शो करता है, या कह लीजिए आप एक्सप्लेन करता है, या फिर ये कह लीजिए कि रिप्रेजेंट करता है। इस फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करेगा कंपोनेंट्स के रूप में, और कैसे रिप्रेजेंट करेगा, विथ सम आइडियलाइजिंग अजम्पशंस। फिजिकल मॉडल इट represents the system। ये जो फिजिकल सिस्टम है इसको रिप्रेजेंट करता है। कैसे रिप्रेजेंट करेगा, जैसे ये देखिए, इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो अगर हम डीसी जनरेटर को बनाएंगे तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह बनाएंगे। डीसी जनरेटर का इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। फिर इसका ईएमएफ सोर्स हो गया, ठीक है। अब ये हमारा हीटर को अगर हम दिखाएंगे तो रेजिस्टेंस से दिखा देंगे, ये हमारा हीटर हो गया। तो ये इसका आर आई इंटरनल, इसका ई, और इसका ये आर, हीटर का रेजिस्टेंस आर। अब ये हमारा हो गया फिजिकल मॉडल, ये हमारा फिजिकल सिस्टम, ये हमारा फिजिकल सिस्टम। फिजिकल मॉडल क्या कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स द सिस्टम विथ सम आइडियलाइजिंग अजम्पशंस। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, ये देखिएगा, विथ सम आइडियलाइजिंग assumptions। आइडियलाइजिंग assumptions का मतलब क्या हुआ, अब हमने यहाँ पे हीटर को रिप्रेजेंट किया है आर से। कोई भी हीटर तार होगा, वायर होगा, कॉइल होगी, तो उसमें कुछ ना कुछ इंडक्टेंस भी तो होगा, उसको हमने यहाँ पर नहीं रिप्रेजेंट किया है, तो हमने आइडियलाइज किया है, हमने उसको निगलेक्ट कर दिया है। ऐसे ही जनरेटर में ये ईएमएफ सोर्स है, तो इसमें कोई भी जनरेटर डीसी सोर्स होगा तो उसका आउटपुट टोटली डीसी तो होगा नहीं, टोटली एकदम कांस्टेंट होगा, कुछ ना कुछ रिपल्स होंगी, उसको भी हमने यहाँ पे आइडियलाइज किया हुआ, उसको भी नेगलेक्ट कर दिया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि फिजिकल मॉडल को रिप्रेजेंट करेगा ये, फिजिकल मॉडल रिप्रेजेंट करेगा फिजिकल सिस्टम को, लेकिन विथ सम आइडियलाइजिंग अजम्पशंस। ये क्यों, ताकि हमारी स्टडी आसान रहे। अच्छा, अब ये इस हीटर का, ये जो हमारा फिजिकल सिस्टम है, हीटिंग सिस्टम है फिजिकल,
अगर हम क्या ये एक ही मॉडल बन सकता है? इसके कई सारे मॉडल बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? अब यहाँ पे अगर आपने इंडक्टेंस भी शो कर दिया, इसका हीटर का इंडक्टेंस भी शो कर दिया L, ठीक है, तो ये अलग फिजिकल मॉडल बन गया इसका सिस्टम का। यहाँ पे हमने इसको आइडियलाइज नहीं किया है, इसको मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ मूव किए हैं, हम इंडक्टेंस को भी दिखा दिए हैं, लेकिन हमारा अभी भी हम डीसी जनरेटर में रिपल्स नहीं कंसीडर कर रहे हैं। कुछ अगर कॉइल वगैरह होगी तो उसमें कुछ 10 टू 10 कैपेसिटेंस वगैरह भी होगा, तो उसको भी हमने नहीं शो किया है। तो मतलब एक ही फिजिकल सिस्टम के कई सारे मॉडल हो सकते हैं। जितना आप आइडियलाइज करेंगे, जितना आप अजम्पशन करेंगे, उसी हिसाब से हमारा फिजिकल मॉडल चेंज होता जाएगा। ठीक, फिजिकल सिस्टम हो गया, फिजिकल मॉडल आ गया। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे तो मैथमेटिकल मॉडल होगा। मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है, इसको देखते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मैथमेटिकल मॉडल की। ठीक, मैथमेटिकल मॉडल आता है, यही तो शुरू मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अब हम यहाँ पे बढ़े फिजिकल सिस्टम, फिजिकल मॉडल। पहले हमने क्या देखा, सिस्टम देखा, फिर कंट्रोल सिस्टम देखा, फिर कंट्रोल सिस्टम में हमने देखा दो तरह के, फिजिकल नॉन फिजिकल। हमें पढ़ना क्या है, फिजिकल पढ़ना है। फिजिकल सिस्टम देखा, फिजिकल सिस्टम को समझा, उसके बाद फिजिकल मॉडल को समझा। अब अगला स्टेप होगा मैथमेटिकल मॉडल की ओर। मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है? इट इज दी या यूँ कह लीजिए द इक्वेशंस और ये इक्वेशंस जनरली डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं। अभी मैं इसको समझाता हूं कैसे। जनरली डिफरेंशियल इक्वेशंस, द इक्वेशंस representing the equations representing the ये जो हमारा फिजिकल मॉडल है, सिस्टम है, रिप्रेजेंटिंग दी मॉडल या फिजिकल मॉडल। मतलब इसको समझिएगा, ये हमारा है, ये हमने फिजिकल मॉडल ड्रॉ कर लिया है। ठीक, अगर अब इसके लिए अगर हम मैथमेटिकल मॉडल लेंगे तो इक्वेशंस आएंगे। वो इक्वेशंस मान लीजिए, इसको मैं अभी हटा देता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। तो अगर हमारे पास ये आएगी, करंट आ गया I इज इक्वल टू, इसके अक्रॉस वोल्टेज V है, I इज इक्वल टू V/R। ठीक, हीटिंग हमारी क्या होती है, हीटिंग इज इक्वल टू I²R। जो हमारा लॉस होगा वही तो हीट के रूप में निकलेगा। तो ये हमारा इक्वेशन जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं मैथमेटिकल मॉडल, या इन्हें कहते हैं मैथमेटिकल मॉडल। ठीक है, इक्वेशन जो होंगे मैथमेटिकल मॉडल होंगे। फिजिकल मॉडल के को जो रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशंस, दी मैथमेटिकल इक्वेशंस कह लीजिए, मैथमेटिकल इक्वेशंस। और जनरली ये कैसे होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस। यहाँ तो हमने सिंप्लिसिटी के लिए देख लिया है, इंडक्टेंस वगैरह आएगा, कैपेसिटेंस आएगा, तो हमारा पे डिफरेंशियल और इंटीग्रल आ ही जाएगा। तो जनरली वही होता है, जनरली डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हमने ये अब बेस समझ लिया है। अब मूव करते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ, मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम। अब हम देखते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। ठीक है, अब हम देखते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्प्रिंग सिस्टम। ठीक, ये हटा देते हैं नीचे वाला।
मेरी वीडियोस बड़ी होती होंगी, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो में एक टॉपिक को कवर कर लिया जाए। छोटी छोटी वीडियोज़ जो लगती हैं, लेकिन वहाँ पे मज़ा नहीं आएगा, पूरा हमें अलग अलग वीडियोज़ में उससे बनाता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे वीडियोज़ जानबूझ के बड़ी बनाता हूँ ताकि आपको एक ही वीडियो आप देखिए और वो कॉन्सेप्ट जो भी अगर टॉपिक रहे वो पूरा पूरा क्लियर हो जाए। अच्छा, बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। स्प्रिंग सिस्टम, ठीक। तो स्प्रिंग मान लीजिए हमारे पास ये है, एक स्प्रिंग हो गई, एक एंड पे इसे हमने फिक्स कर दिया है, फिक्स्ड है, ठीक। इसमें डिस्प्लेसमेंट हमारा इस तरह से, हम अगर खींचते हैं स्प्रिंग को इधर फोर्स लगाते हैं Ft, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो है x। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हमारा x है, मतलब ये जो हमारी स्प्रिंग है इसको हमने पकड़ के खींचा, इस तरफ पुल किया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ x, ठीक है। और इस स्प्रिंग का कांस्टेंट है k, स्प्रिंग कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट इसे कहते हैं। तो अगर हम ये फिक्स्ड है, ठीक है, और इसको हम पुल करते हैं स्प्रिंग को इस साइड में, तो रिस्ट्रेनिंग फोर्स क्या होगा, मतलब जो अपोजिट फोर्स लगेगा इस स्प्रिंग पे वो कैसा होगा, रिस्ट्रेनिंग फोर्स इस साइड में होगा, रीस्ट्रे x इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। हमने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो रीस्ट्रेनिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -kx इस स्प्रिंग सिस्टम के लिए, जो कि एक फिक्स एक एंड पे फिक्स है, दूसरे एंड पे फ्री है, वो उसका हम डिस्प्लेसमेंट उसको दे रहे हैं। x क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और k क्या है हमारा, k कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट और स्टिफनेस कांस्टेंट, ठीक। माइनस साइन क्यों है, माइनस साइन इसलिए है कि जो जिस डायरेक्शन हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा। ये हमारी स्प्रिंग है, यहाँ पे मान लीजिए ऐसे फिक्स हो गई, ठीक है, और ये स्प्रिंग है हमारे पास। इस तरह अगर हम पुल करते हैं, इसको इस तरफ पुल करते हैं, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इस तरफ हो रहा है, तो जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स होगा, रिस्ट्रेनिंग फोर्स मतलब जो इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा वो रिस्ट्रेनिंग फोर्स कहलाएगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड में होगी, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है रिस्ट्रेनिंग फोर्स -kx, मैग्नीट्यूड होगा इसका kx, और माइनस साइन क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा इस तरफ हो रहा है और रिस्ट्रेनिंग फोर्स लगेगा अपोजिट साइड में, ठीक है। तो इसलिए माइनस साइन है, ये क्लियर है। अच्छा, ये हमने एक ले लिया स्प्रिंग सिस्टम जो कि फिक्स्ड है एक एंड पे। अब दूसरा सिस्टम देखते हैं जहाँ पे स्प्रिंग दोनों एंड पे फ्री हो, किसी भी एंड पे फिक्स ना हो, ठीक। ये हमारी स्प्रिंग है, ओके, दोनों एंड पे फ्री है। इस एंड पे इसमें डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है x1, ठीक। इस एंड पे डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, दूसरे एंड पे डिस्प्लेसमेंट है x2, ठीक। अब इसके लिए अगर हमें रिस्ट्रेनिंग फोर्स निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, और इसका स्टिफनेस कांस्टेंट क्या है, k मान लीजिए, ओके। अब लेट x1 इज ग्रेटर देन x2। अब हम ये मान लेते हैं कि x1 ग्रेटर देन है किससे, x2 का, मतलब जो इस डायरेक्शन में पुल किया जा रहा है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है इस एंड पे, x1 जो दूसरे डायरेक्शन को भाई फ्री है, तो इस डायरेक्शन में हमने पुल किया, तो यहाँ इस एंड पे, इस वाले एंड पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है x1 वो ज़्यादा है किससे, x2 से। इसको हम पिक्चर से देखते हैं कि x1 देखिए, इसकी पोजीशन ये हो गई, और इधर क्लियर करते हैं।
ये एंड जो डिस्प्लेस्ड हुआ वो x2 से डिस्प्लेस्ड हुआ, ये x2 हो गया। ओके, और ये वाला एंड जो डिस्प्लेस्ड हुआ ये x1 से डिस्प्लेस्ड हुआ। फिगर में देखिए क्लियर होगा कि x1 बड़ा दिख रहा है x2 से। ठीक, इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, L है। लेट L इज द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ठीक, तो अब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, जो हमारा हमने फोर्स लगाया, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसके बाद स्प्रिंग की लेंथ बदल जाती है, वो हो जाती है मान लीजिए ये L डैश। क्लियर है? तो अब हमारे पास इसको इस फिगर से इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, क्या कि L ये वाली डिस्टेंस कितनी है, L है, L प्लस ये डिस्टेंस L और प्लस ये x1 इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस देखिएगा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस L हो गई, फिर उसके बाद की एक डिस्टेंस x1 हो गई। अब दूसरी तरफ L डैश को लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस L डैश हो गई और उसके बाद x2 हो गया, L डैश प्लस x2। क्लियर है? ये क्वेश्चन क्लियर है इस फिगर से? ठीक, हमने क्या माना है, x1 इज ग्रेटर देन x2। ठीक, तो L डैश माइनस L इज इक्वल टू x1 माइनस x2। ठीक, अब चूंकि x1 ग्रेटर देन x2 से है तो इसका क्या मतलब होता है, L सिंस x1 इज ग्रेटर देन x2 सो L डैश माइनस L इज ग्रेटर देन 0। मतलब जो बाद वाली डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट के बाद की जो लेंथ हो रही है कॉइल की या स्प्रिंग की, वो L डैश किस बड़ी हो गई, किससे, जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है L। तो मतलब क्या हुआ इसका कि ऐसे हमने स्प्रिंग को खींचा, पुल किया, सभी पुल किया, जो हमारी आफ्टर डिस्टेंस, जो हमारी आफ्टर लेंथ हो रही है, इसको पुल करने के बाद, इसको स्प्रिंग को डिस्प्लेस्ड कराने के बाद वो ज़्यादा किससे हो रही है, ओरिजिनल लेंथ से। मतलब इस पर क्या हुआ, टेंशन हुआ। भाई जब खींचेगा, इसकी लेंथ ये है L है, अगर मान लीजिए इसको स्प्रिंग है, ये तो अभी रिजिड है, अगर स्प्रिंग है, अगर हम इसके खींचने के बाद इसकी लेंथ हो जाती है इससे बड़ी हो जाती है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें आपका टेंशन आया, स्प्रिंग में टेंशन हुआ, टेंसाइल हुआ, तभी तो खींच गई, मतलब इसमें टेंशन आ गया। तो इस स्प्रिंग पे अगर टेंशन आ रहा है तो इस पर फोर्स कौन सा लगेगा, इस पर रिस्ट्रेनिंग फोर्स कौन सा लगेगा। हमने क्या अभी देखा था कि जो भी डिस्प्लेस्ड हो रहा था, भाई अगर स्प्रिंग हमारी टेंशन में आ गई है, ठीक है, टेंशन में आना मतलब वो खींच चुकी है, तो उसमें जो स्ट्रेनिंग फोर्स होगा उसे उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे अगर टेंशन हो रहा है तो कंप्रेशन होगा, या इसका क्या मतलब हुआ, ये टेंशन में आ गई है, तो इसमें जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स विल बी कंप्रेसिव। तो इसमें अब जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स लगेगा वो कंप्रेसिव लगेगा। हमें तो डायरेक्शन मिल गई कंप्रेसिव, ये ठीक, और कितना होगा वो, के x1 माइनस x2, और इधर से के x1 माइनस x2। ये क्लियर हो गया। अगर दोनों एंड पे स्प्रिंग मूवेबल है तो उस वक्त अगर हमने x1 इज ग्रेटर देन x2 माना है तो स्प्रिंग में टेंशन हो रही है, तो टेंशन होने के इसका रिजल्ट क्या होगा, जो इसमें रिस्ट्रेनिंग फोर्स लगेगा वो कंप्रेसिव होगी, और इसकी डायरेक्शन ये होगी के x1 माइनस x2। क्लियर है। अब ये हम एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ मैं, अभी जब हम इक्वेशंस न्यूमेरिकल्स करने लगेंगे तो ये इतना बड़ा स्टेप नहीं लेंगे, हम फिगर देख के ही समझ जाएंगे कि इसमें टेंशन हो रहा है या हमारा कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, अभी तक हमने देखा x1 इज ग्रेटर देन x2 माना है, अब हम इसका उल्टा मान के देखते हैं क्या होता है।
फिर से बना देते हैं हम लोग। ये स्प्रिंग हो गई, इसकी ओरिजिनल लेंथ L हो गई, x1 और ये x2, डिस्प्लेसमेंट इस एंड पे x2 हो गया। अब लेट x1 लेट x2 इज ग्रेटर देन x1। पहले हमने x1 इज ग्रेटर देन x2 माना, अब x2 इज ग्रेटर देन x1। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? पहले ओरिजिनल लेंथ ले लीजिए इसको नीचे तक, इसके बाद x2 को बड़ा बनाइए, ये हो गया हमारे पास, ये x1 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे x2 डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, यहाँ तक इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो x2 है। इसे थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, इसको और छोटा कर देते हैं हल्का सा। ये हमारा इस पे x1 डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? हाँ, डिस्प्लेसमेंट ही कह दीजिए, x2 हो गया। अब आफ्टर डिस्प्लेसमेंट कितनी इसकी लेंथ हो गई? L डैश हो गई। क्लियर है? तो अब इस फिगर से देखिएगा टोटल के लिए L यहाँ तक L प्लस x1, उसी तरह L प्लस x1 इज इक्वल टू L डैश प्लस x2। इक्वेशन समझ आ गई? L यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, फिर x1, फिर L डैश प्लस x2। अब यहाँ पे L डैश माइनस L इज इक्वल टू x1 माइनस x2, और सिंस x1 इज लेस देन x2, यही तो कहा हमने, x2 इज ग्रेटर देन x1 या x1 इज लेस देन x2, सो L डैश माइनस L must be less than 0, that means L dash is L less than L। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि कंप्रेशन हुआ स्प्रिंग में। तो इसमें रीस्ट्रेनिंग फोर्स कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा? रीस्ट्रेनिंग फोर्स विल बी, कंप्रेशन हुआ है तो इन टेंशन, अपोजिट है। कंप्रेसिव हुआ है तो ये अब मतलब अगर स्प्रिंग जो हमारा सिकुड़ गई है, स्प्रिंग इस तरह सिकुड़ गई है, तो इसको क्या कोशिश करेगी? इसको पूरा फैलाने की कोशिश करेगी। तो यहीं पे विल बी इन टेंशन डायरेक्शन, मतलब इस पे अगर अब हम बात करेंगे तो इस साइड में हमारा फोर्स लगेगा, और उसकी क्या होगा? K x2 माइनस x1, और ये K x2 माइनस x1। ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा, अगर हमने x2 इज ग्रेटर देन x1 मान लिया तो कंप्रेसिव हो गया, कंप्रेशन हुआ तो उसमें जो रिस्टरिंग फोर्स लगेगा विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन, टेंशन में होगा, मतलब इसको इस तरफ, इसमें रिस्टरिंग फोर्स लगेगा। अब अगर आप इस चीज़ को देखिए तो इन दोनों को कंपेयर करिएगा, इन दोनों को K x1 माइनस x2 और ये K x2 माइनस x1, डायरेक्शन इसकी इस साइड में है। मान लीजिए अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स है पहली वाली केस के लिए, दूसरे केस के लिए इस तरह तो लिख सकते हैं, K x1 माइनस x2 तो लिख ही सकते हैं इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया -5 न्यूटन का फोर्स। मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर हैं, तो चाहे आप x1 इज x2 ग्रेटर देन लिख लीजिए और चाहे x2 इज ग्रेटर देन x1 ले लीजिए, हमारा जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स होगा वो उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, तो चाहे जैसे आप ले लेंगे, तो इसका मतलब ये दोनों ही
इक्वल हुए, फोर्सेस इक्वल हुए, केवल डायरेक्शन का फर्क है, जिस हिसाब से लेंगे उस हिसाब से हम उस पर डायरेक्शन लगेगा, रिएक्शन रेस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन उसी हिसाब से होगा। क्लियर है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ये हो गया हमारा स्प्रिंग सिस्टम। यहाँ तक आपको क्लियर है टोटली, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग अपने अगले सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे जिसे कहेंगे हम लोग डैम्पर सिस्टम या डैम्पिंग सिस्टम। ठीक है, ओके। दूसरा हमारा आएगा डैम्पर। ठीक, डैम्पर मान लीजिएगा ये हमारा एक तरह डैम्पर हो गया, पिस्टन हो गया इसका, ये सिलेंडर हो गया, एक एंड पे ये इस तरह से फिक्स हो गया है। ठीक, एक एंड पे फिक्स हो गया। अगर इसको फिजिकली देखना चाहें तो कैसे होगा, मान लीजिए ये हमारे पास एयर चैम्बर, आप जानते हैं भाई, हवा हम लोग भरते थे पहले साइकिल वगैरह में, कहीं हवा भरते हैं तो इस तरह उठा के फिर इस तरह दबाते थे, आप हो सकता है जानते हो, लेकिन ये इस तरह से गैस चैम्बर टाइप का होता है। तो ये हमारी डैम्पिंग इस तरह काम करती है। ये हमारा इसका पिस्टन हो गया, ये इसका सिलेंडर हो गया। ये हमारे पास इसका पिस्टन हो गया। ठीक, तो ये जब इधर मूव करेगा तो डैम्पर सिस्टम ये कहलाता है। ठीक है, अब इसमें अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे इस तरह से, अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक्स का, डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, यहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट है। अगर इस पिस्टन को हम खींचेंगे बाहर की तरफ तो इस पे जो अपोजिट फोर्स लगेगा वो कैसा लगेगा, उस पर जो फोर्स लगेगा रिस्ट्रेनिंग फोर्स, इसको क्या सिस्टम क्या करेगा। देखिए, हम तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बेहतरीन तरीके से जानते हैं, ये तो हमारा एकदम बेसिक चीज़ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वही चीज़ कर रहा है कि अगर हम इसको बाहर की तरफ खींचेंगे तो सिस्टम अपने आप को अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाना चाहेगा, और जिस तरफ खींच रहे हैं, जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं उसको, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसका रिस्ट्रेनिंग फोर्स लगेगा। ठीक है, तो वही चीज़ ये है कि अगर हम इस डायरेक्शन में दे रहे हैं तो रिस्ट्रेनिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स डैश। ध्यान दीजिएगा, एफ कांस्टेंट क्या, डैम्पिंग कांस्टेंट कह लीजिए, डैम्पिंग कांस्टेंट हो गया। एक्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और एक्स डैश क्या है, एक्स डॉट, डैश नहीं डॉट, डी एक्स बाई डी टी, दैट इज वी। वेलोसिटी, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द वेलोसिटी, ये चीज़ हम जानते हैं, तो इसको हम लिखते हैं माइनस एफ वी। अगर हम वेलोसिटी के टर्म लिखेंगे तो माइनस वी लिखेंगे, एफ माइनस वी, और अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखेंगे तो माइनस एफ एक्स डैश लिखेंगे। तो यह आई होप मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं रुक रहा हूँ कि क्योंकि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट ये दे दिया है कि रिस्ट्रेनिंग फोर्स कैसे लगेगा, किस डायरेक्शनल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वही चीज़ डैम्पर के लिए भी है। चेंज क्या हुआ है, केवल यहाँ पे डैम्पिंग कांस्टेंट आ गया के की जगह पे, और वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एक्स की जगह पे एक्स डैश आ गया, यही चेंज हुआ है बस, और कोई चेंज नहीं है। ठीक, अब हम ले लेते हैं ऐसा डैम्पर जो कि एक एंड पे फिक्स ना होकर दोनों एंड पे मूवेबल हो। ठीक,
ठीक है। अब अगर हम इसमें डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे x1 कर लेते हैं और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट x2 कर लेते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम लेट x1 इज ग्रेटर देन x2, क्लियर है। x1 ग्रेटर देन है किससे, x2 से, मतलब इस तरह से हुआ, ठीक है। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ x1 और ये डिस्प्लेसमेंट हुआ हमारा x2। क्लियर है। अब टोटल L हो गया, L डैश, ये L डैश हो गया, क्लियर है। और ये पहले L है, पहले L है। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे इस तरह से आएगा, ये x1 यहाँ से होगा ना कि यहाँ से, ये हमारा ये x2 हो गया, सॉरी इसको जरा सा, ये x2 हो गया, कहाँ दिखाया हमने, अच्छा ये x1 है, सॉरी 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 सॉरी, ये x1 है। ये वाला पोजीशन जो सिलेंडर है वो डिस्प्लेस्ड हुआ कितना, x1, पिस्टन कितना डिस्प्लेस्ड हुआ, x2, ठीक है। तो अब हमारे पास जो आएगा, पिस्टन ये हो गया, x2 यहाँ पे पिस्टन हुआ। समझिएगा थोड़ा सा कि ये मैं फिगर देख रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे पिस्टन मतलब सिलेंडर इतना x1 डिस्प्लेस्ड हुआ है और पिस्टन का मान है x2 डिस्प्लेस्ड हुआ है, ठीक है। तो हम अब ये समझते हैं, इसको फिगर समझिएगा, ये L डैश हो गया, तो ये L डैश हुआ, ओके। ये L डैश हुआ। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं गलत कर रहा हूँ, फिगर को ज़रा सा मॉडिफाई करेंगे। ये जो हमारा पिस्टन है यहाँ पर है, यहाँ पर, क्लियर है। अब ये मूव कर गया कितना, यहाँ पर, यूँ कह लीजिए, इसको इधर बनाते हैं, ये मूव किया कितना, x2, इसने मूव किया x2, क्लियर है, डिस्प्लेस्ड हुआ x2 और ये डिस्प्लेस्ड हुआ कितना, यहाँ से इस पोजीशन से x1 और ये इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात लेंथ आ गई, वो गई L डैश, क्लियर है ये चीज़, L डैश हो गई है, पहले क्या थी, L थी। अब आइएगा, सही होगा, हाँ फिर से वही अगेन, जैसे हमने स्प्रिंग में देखा था कि L ये प्लस x1, L प्लस x1, L प्लस x1 इज इक्वल टू, ये L हो गई प्लस x1, L डैश प्लस x2, L dash minus L is equal to x1 minus x2. Since x1 is greater than x2, so L dash will be greater than L. मतलब क्या हुआ, इसमें एक्सपांशन हुआ। So restraining force will be
कंप्रेसिव, किस डायरेक्शन में लगेगा इसमें रिस्ट्रेनिंग फोर्स, इस डायरेक्शन में। और मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, एफ x1 डॉट माइनस x2 डॉट, और इधर से भी एफ x1 डॉट माइनस x2 डॉट। ठीक, अभी हमने ये x1 इज ग्रेटर देन x2 माना। अब अगर इसी को हम x2 इज ग्रेटर देन x1 मान लेंगे, तब कैसे होगा, ओरिजिनल मान लीजिए ये है, L है। अब हमारा डिस्प्लेस्ड हुआ पहले, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये x1 है, ठीक है। ये L डैश लेंथ हो गई इसकी, और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका x2, ठीक है। और ये पूरी लेंथ हो गई L। फिर से वही इक्वेशन आएगा इसी तरह, L प्लस x1 इज इक्वल टू L डैश माइनस प्लस x2, ठीक है। L डैश माइनस L इज इक्वल टू x1 माइनस x2, सिंस क्या माना है हमने, लेट x2 इज ग्रेटर देन x1। पहले हम x1 ग्रेटर देन x2 माना था, अब x2 इज ग्रेटर देन x1 मान ले रहे हैं, ठीक है। तो सिंस x2 इज ग्रेटर देन x1, ओके, सो L dash will be less than the L, that is compressive. So restraining force in tension, मतलब अब जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स लगेगा उस पर किस तरह लगेगा, इस डायरेक्शन में। F क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड, x2 डॉट माइनस x1 डॉट, इधर भी F x2 डॉट माइनस x1 डॉट, ये आएगा। क्लियर है ये चीज़। तो अब इसको फिर से कंपेयर करिएगा इन दोनों को, इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस एफ x1 डॉट x2 डॉट, तो फिर वही बात 5 न्यूटन इधर और माइनस 5 न्यूटन इधर। तो दोनों ही केसेस में जो हमारे फोर्सेस रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस लग रहे हैं वो इक्वल हैं, केवल डायरेक्शन अपोजिट हो जा रही है। जिस तरह से हम कन्वेंशन लेके चल रहे हैं उस तरह से ही डायरेक्शन हमारी अपोजिट हो जा रही है। तो आई होप कि जो मैंने स्प्रिंग सिस्टम और डैम्पर सिस्टम पढ़ाया ये आपको समझ में आया होगा। अब आके हम इस पर एक या दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे हमारा ये हमारा अभी हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट में पढ़ रहे हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे इसी डैम्पिंग पे और इसी स्प्रिंग पे, मैथमेटिकल मॉडलिंग वो भी होगी। अब हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है x1 और x2, ठीक है। अब इस पर हम एक या दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने न्यूमेरिकल की ओर। फ्रेंड्स कंसिडर दिस क्वेश्चन, ये हमारा एक फिजिकल मॉडल दिया हुआ है, इसके लिए हमें एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो बॉडीज़ हैं M1 और M2 है, स्प्रिंग K2 है, K12 है और डैम्पिंग दोनों के बीच में F12 है। यहाँ पे एक चीज़ और दी है, जो हमारा फ्रिक्शन है। मान लीजिए बॉडी किसी सरफेस पे अगर हम मूव करें, फोर्स अप्लाइड Ft है, अगर हम फोर्स को इस तरह अप्लाई करते हैं, इसको मूव करते हैं तो नीचे फ्रिक्शन भी लगता है, फ्रिक्शन फोर्स भी लगता है। तो उसके लिए कांस्टेंट फ्रिक्शन कांस्टेंट F1 है, सिर्फ बॉडी 2 के लिए फ्रिक्शन कांस्टेंट M2 है। तो हमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस लिखना है इन दोनों बॉडीज़ के लिए, ठीक है। तो इस फिजिकल मॉडल के लिए कैसे लिखेंगे हम, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनमें जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको हमें देखना है, निकालना है, उसका डायरेक्शन देखना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट x1 है और डिस्प्लेसमेंट x2 है। ये हमेशा याद रखिएगा कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा किसी न किसी बॉडी पे ही होगा। जो ये हमारे मासेस हैं M1 M2, इन्हीं पे ही डिस्प्लेसमेंट होगा, ओके, इन्हीं पे डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर है। अब दूसरी चीज़ ध्यान देने की बात क्या होती है कि जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये जितने भी
कंपोनेंट्स हैं, स्प्रिंग है यहाँ पे डैम्पर है, ये स्प्रिंग है, इनके दोनों तरफ में ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, इनके दोनों तरफ में ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए इस साइड में डिस्प्लेसमेंट x1 का है और इस एंड पे डिस्प्लेसमेंट x1 का है, इस एंड पे डिस्प्लेसमेंट x2 का है। इस केस में देखिएगा क्या है, इस साइड में डिस्प्लेसमेंट x2 का है बट यहाँ पे ये फिक्स है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है। फिक्स के केस में ये चलेगा कि हमारा डिस्प्लेसमेंट ना हो, लेकिन अगर कहीं पे दोनों ही बॉडी अगर मतलब कोई कंपोनेंट दोनों तरफ से ही मूवेबल है तो उसके दोनों ही एंड पे डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी है, डिस्प्लेसमेंट को शो होना ज़रूरी है। यहाँ x1 दिया, x2 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसके लिए सबसे पहले हम रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस निकालते हैं। क्या होगा, ये क्या है हमारा K2 है, इस पर डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, x2 है, डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, x2 है। किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इस साइड में है मेरा, लेफ्ट टू राइट की डायरेक्शन में। तो रिस्ट्रेनिंग फोर्स कैसे लगेगा, राइट टू लेफ्ट लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसमें रिस्ट्रेनिंग फोर्स जो आएगा वो आएगा कैसे, इस डायरेक्शन में आएगा। ओके, रिस्ट्रेनिंग फोर्स क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, इस कंपोनेंट पे। कितना आएगा, माइनस कितना, K2 x2 कितना आएगा, माइनस K2 x2 आएगा। ओके, डायरेक्शन हमने पहले ही ले ली ना, तो माइनस कोई मतलब नहीं, K2 x2 आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्लियर है ना, x2 है इस बॉडी पे, इस कंपोनेंट पे, इस स्प्रिंग पे, x2 का डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट इस साइड में है, लेफ्ट टू राइट है, तो हमारा रिस्ट्रेनिंग फोर्स राइट टू लेफ्ट लगेगा, K2 x2 हो गया। ये इस स्प्रिंग के लिए निकल गया। अब इन दोनों, अच्छा पहले F1 और F2 को भी देख लेते हैं। तो F1 फ्रिक्शन है, किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, लेफ्ट टू राइट की डायरेक्शन में। तो इस पे जो हमारा रिस्ट्रेनिंग फोर्स लगेगा, जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, वो किस डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। और उसका वैल्यू क्या होगी, F1 बॉडी 1 के लिए कितना है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, तो इसका मैग्नीट्यूड F1 x1 होगा। इस तरह बॉडी 2 के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है, तो इस पर डिस्प्लेसमेंट ये डॉट में आएगा, ध्यान रखिएगा इसको, जब हमेशा याद रखिएगा ये डिफरेंशियल है, ठीक है, डेरिवेटिव है, माइनस F2, ये माइनस नहीं F2, और इसके लिए x2 डॉट, क्लियर है, F2 x2 डॉट आ रहा है, ठीक है, ये हो गया। अब ये दो कंपोनेंट्स हो गए जो फ्रिक्शन था उनमें। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ये दिया रहे फ्रिक्शन कोफिशिएंट या फ्रिक्शन फोर्स, जहाँ पे नहीं दिया रहेगा उसको हम मान लेंगे वहाँ पे वो जो बॉडी है, वो हमारी जो सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है, वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो उसको हम जीरो F1 या F2 को जीरो मान के चलेंगे, ठीक। अच्छा, ये F12 है। अब इसमें देखने की चीज़ है कि अभी हमने जैसे देखा था कि हमें जो रिस्ट्रेनिंग फोर्स देखना था वो कैसे लग रहा था, वेरी कर रहा था, जिस हिसाब से हम अज्यूम करते हैं। अब हम यहाँ पे समझते हैं, लेट x1 इज ग्रेटर देन x2। अगर हम ये मानते हैं कि x1 ग्रेटर देन है x2 से, तो पीछे जाइएगा, मेरे वीडियो को रिवर्स करिएगा और वहाँ पे देखिएगा, उसके लिए अगर आप निकालेंगे इस कंपोनेंट के लिए और इस कंपोनेंट के लिए, तो रिस्ट्रेनिंग फोर्स की डायरेक्शन कैसे आएगी। जो आप बेसिक डायग्राम बनाते हैं ऐसे करके, फिर यहाँ पे एक्सपांशन देते हैं यूँ करके, फिर L डैश L लेते हैं, वो सारा जो अभी हमने पीछे देखा उसको अगर हम वो करेंगे, पीछे लेते हैं उसको अगर हम देखेंगे, तो इसमें जो फोर्स आएगा वो किस तरह से आएगा, रिस्ट्रेनिंग फोर्स वो आएगा कंप्रेसिव, x1 इज ग्रेटर देन x2 पर, ठीक है। और x1 इज ग्रेटर देन x2 पे अगर हम जब लेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन नेट टेंशन में आएगा, तो x1 इज ग्रेटर देन x2, तो इन पे जो फोर्स लगेगा रिस्ट्रेनिंग फोर्स दोनों डायरेक्शन में कंप्रेसिव आएगा। कितना आएगा ये, F12 x1, इस साइड में F12 x1 आएगा, और इस साइड में जो आएगा F12 x2 आएगा। ये आप देखेंगे तो कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, ठीक है। कंप्रेसिव x1 इज ग्रेटर देन x2 लेंगे तो इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, x2 इज ग्रेटर देन x1 लेंगे तब भी वही लगना है जो भी होगा। इसी तरह इस पर जो कंप्रेसिव फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, इसको मैं समझा ही देता हूँ एक, फिर से टाइम ख़राब होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर
आप इस बॉडी को दोनों को भूल जाइएगा और डिस्प्लेसमेंट केवल देखिएगा। इस एंड पे डिस्प्लेसमेंट x1 का है और इस एंड पे डिस्प्लेसमेंट x2 का है। तो इसमें जो x1 इज ग्रेटर देन x2 अज्यूम करेंगे तो हमें ये हमारा फोर्स लगेगा, स्टीयरिंग फोर्सेस लगेंगे वो ऐसे इस तरह से लगेंगे, ठीक है, कंप्रेसिव। इसी तरह इस पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, K12 x1, ये डॉट आएगा, ये डॉट डेरिवेटिव है, और ये K12 इसके लिए क्या डिस्प्लेसमेंट है, x2 का डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है? ये हमने हर कंपोनेंट के लिए फोर्सेस निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, आप x2 इज ग्रेटर देन x1 भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्शंस चेंज हो जाएंगी, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये चीज़ आप घर पे भी देख सकते हैं, अलग से करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने x1 ग्रेटर देन x2 माना, उसके हिसाब से फोर्सेस निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है, जितनी भी बॉडीज़ हैं, अब इनका फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का बना सकते हैं हम लोग। कई कई क्वेश्चंस में एग्जाम में आ जाता है कि फ्री बॉडी डायग्राम इनका बनाने के लिए कह देता है, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है हमें मैथमेटिकल इक्वेशंस लिखने के लिए, फिर भी हम देखने के लिए देख लेते हैं कैसे बनता है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम फॉर M1। अभी M1 के लिए हम देख लेते हैं, कुछ नहीं करना है, जो M1 है उसको फ्री कर दीजिए। M1 क्लियर है। अब इस पे हमें देखना है कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फोर्स कौन सा लगा, फोर्स अप्लाइड है Ft, किस डायरेक्शन में है, Ft, क्लियर है। दूसरा फोर्स बॉडी पे कौन सा लग रहा है, F12 x1 डॉट, किसकी अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट इधर कितना है, x1, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था Ft। दूसरी तरफ F12 x1 डॉट और K12 x1 ये लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह से F12 x1 डॉट K12 x1। अच्छा एक और फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन वाला फोर्स है, ये वाला, इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है, F1 x1। ये हो गया हमारा फ्री बॉडी डायग्राम कि हमने बॉडी को फ्री कर दिया, उस पर हमने कितने फोर्सेस लग रहे हैं, किस डायरेक्शन में लग रहा है वो हमने देख लिया। अब इसी से हमारा इक्वेशंस बन जाएगा। कैसे, फोर्स यहां पे लिख देते हैं, नेट फोर्स in the direction of displacement x1। हमें x1 की डायरेक्शन में जो फोर्स नेट फोर्स लग रहा है उसको निकालना है। इसका क्या आएगा, m1 x1 डबल डॉट, डबल डॉट का मतलब x1 का डेरिवेटिव, उसके बाद x1 डॉट का डेरिवेटिव, ना x1 का डबल डेरिवेटिव, एक्सेलरेशन ये होता है ना, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही तो होता है, F इज इक्वल टू एम ए, यही होता है। मास हो गया m1 और a एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसका डेरिवेटिव, v डॉट, और v डॉट किसका डेरिवेटिव, v किसका डेरिवेटिव, x का, इसलिए डबल डॉट, डबल डॉट, ठीक। तो ये हो गया। m1 x1। अब देखिएगा इस डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में सबसे पहला कौन सा लग रहा है, Ft, Ft। अब इसकी डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, कोई नहीं है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं सारे फोर्सेस, वो कितना आएगा, अब माइनस में आ जाएंगे वो सारे के सारे, माइनस F12 x1 डॉट माइनस ऑफ K12 x1 माइनस ऑफ F1 x1। इस नेट फोर्स हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x1, ठीक। तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम से ये इक्वेशन मिल गया। हम अगर फ्री बॉडी डायग्राम ना बनाते तब भी इस फिगर को देख के हम समझ रहे थे कि किस तरह से अगर निकालना होगा तो किस तरह से हमारा ये फोर्स
x1 की डायरेक्शन अगर निकालना होगा नेट फोर्स तो कैसे आएगा। इसी तरह से सिमिलरली नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट x2 की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट x2 है उसकी डायरेक्शन अगर नेट फोर्स निकालेंगे तो क्या होगा। इस फ्री बॉडी डायग्राम को इसको m2 कंसीडर करिएगा और इस पर देखिए कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं x2 की डायरेक्शन में। तो सबसे पहले इसका m2 x2 डबल डॉट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट x2 है तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स m2 x2 डबल डॉट मास इनटू एक्सेलरेशन ये हो गया। ठीक, अब किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा किसके, जो इस डायरेक्शन में सबसे पहले लग रहा है कौन कौन से लग रहा है F12 x2 डॉट है, क्लियर है। डिस्प्लेसमेंट x2 की डायरेक्शन में K12 पे प्लस साइन आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x2 की डायरेक्शन पे है वो भी K12 x2। अब आएगा माइनस वाले टर्म से माइनस K2 x2 अपोजिट डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट x2 के अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट टू लेफ्ट लग रहा है और इधर x2 किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट टू राइट है। देखिएगा लेफ्ट टू राइट है और रिस्ट्रिंग फोर्स राइट टू लेफ्ट लग रहा है। और इसी तरह इसके फ्रिक्शन के लिए जो इसका फ्रिक्शन है, सरफेस फ्रिक्शन है, वो क्या है F2 x2 डॉट। तो ये हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया इस फिजिकल मॉडल के लिए। ये जो हमारा फिजिकल मॉडल आया इसके लिए हमारे पास ये मैथमेटिकल इक्वेशंस हो गया, मैथमेटिकल मॉडल हो गया। ये मैथमेटिकल, ये तो कहा ना सेट ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस फॉर अ फिजिकल मॉडल इज कॉल्ड द मैथमेटिकल मॉडल। तो ये हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम से शुरू हो चुका है। ये हमने एक सिस्टम लिया, मैथमेटिकल मॉडल, फिजिकल मॉडल लिया, उसको हमने मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। अब इस मैथमेटिकल मॉडल से हम लोग इसका इलेक्ट्रिकल एनालॉगस सिस्टम बनाएंगे, फिर उसमें कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर ये सब आएंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगे, फिर ब्लॉक डायग्राम, फिर सिग्नल फ्लो ग्राफ, फिर स्टेबिलिटी, फिर ये पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा हम कंट्रोल सिस्टम को कवर कर ले जाएंगे। ठीक है, तो ये अभी बेस एकदम आपका बन रहा है। तो एकदम शुरू से चल रहे हैं हम लोग फिजिकल मॉडल से मैथमेटिकल मॉडल में हमने कन्वर्ट कर लिया। चलिए एक आध दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं थोड़ा सा, जिसमें कुछ चेंजेस होंगे कि देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या क्या और फिजिकली किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक एग्जांपल हम लोग और कर लेते हैं। ओके, तो हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स कंसिडर द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या अलग है, ये देखिए फ्री दो मासेस हैं M1, इसे कर लीजिए M1 और M2 हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट x1 है, x2 है, क्लियर है। अब K12 स्प्रिंग है, K और F। यहाँ पे देखिएगा कोई एक नई चीज़ आई है कि K और F दोनों सीरीज़ में हैं। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था कि हमें रेस्ट्रेनिंग फोर्स निकालने के लिए जो दोनों ही जो कंपोनेंट दोनों ही एंड पे मूवेबल होंगे, उनके दोनों एंड में हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा। तो इसको तो देखिए K12 इस पे डिस्प्लेसमेंट x1 है और इस एंड पे डिस्प्लेसमेंट x2 है, और इस F1 के इसको F1 कर लीजिए, इस F1 के लिए डिस्प्लेसमेंट x1 है। ठीक, लेकिन ये जो कंपोनेंट है F और K, F पे अगर हम देखते हैं तो इस एंड पे तो हमें x1 डिस्प्लेसमेंट है, बट हमें इस एंड पे हमें नहीं पता। और ऐसे ही x2 इसके लिए है, इस एंड पे x2 यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, बस इस साइड में हमें डिस्प्लेसमेंट का नहीं पता है। मतलब अगर f और k दोनों को मिला दिया जाए तब तो उसके दोनों एंड पे x1 और x2 है, बट अलग अलग हमें अगर कंसीडर करना है तो हमारे पास दोनों डिस्प्लेसमेंट नहीं है दोनों तरफ। तो हमें उसके लिए कुछ अजम्पशंस करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इक्वेशन जो लिखने हैं अलग अलग लिखने होंगे, तो हमें वहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट और चाहिएगा जो कि दोनों एंड पे, अगर हम यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट अगर हमें मिल जाता है तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट इसके लिए भी काम करेगा, इस एंड पे हो गया, और इसके लिए इस एंड पे काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये करते हैं कि हम यहाँ पे एक बॉडी और लगाते हैं M3, जिसे हम बाद में M3 इज इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक, और इस पर डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं अब ये है x3 है। हम ये अजम्पशन
करते हैं, अज्यूम करते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये करना होता है कि हमें डिस्प्लेसमेंट, ध्यान देने की क्या बात है कि जो भी कंपोनेंट है उसके दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट हमें मिलना चाहिए इक्वेशन लिखने के लिए। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो हम वहाँ पे एक वर्चुअल बॉडी क्रिएट करते हैं, उसके बाद इक्वेशन में m3 की वैल्यू को हम वहाँ पे 0 पुट कर देंगे और x3 जो हमारी बॉडी आई है उस पर एक डिस्प्लेसमेंट x3 कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए इसके लिए सबसे पहले लेट x2 इज ग्रेटर देन x3 इज ग्रेटर देन x1 सीरीज में। x2 x3 से बड़ा है, x3 x1 से बड़ा है। ये हम सिंप्लिसिटी के लिए कर रहे हैं। जो आप और क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको तरह तरह के क्वेश्चंस आएंगे। वहाँ पे कहीं पे डिस्प्लेसमेंट होगा, कहीं पे नहीं होगा, कहीं पे जो फोर्स है यहाँ पे न लगकर यहाँ पे लगा होगा, इस बॉडी पे लगा होगा, या ये बॉडी कहीं नहीं दी होगी, उस वक्त कैसे डिस्प्लेसमेंट होगा। ये सारी चीज़ें आप जब और क्वेश्चंस देखिए, मैं यहाँ पे सारे क्वेश्चंस तो करा नहीं सकता हूँ आपका, मैं केवल कॉन्सेप्ट दे सकता हूँ, जो ज़्यादा मोटा मोटा कॉन्सेप्ट है उसको दे सकता हूँ। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस पे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट मजबूत हो। केवल मेरे वीडियोज़ को देखकर आपका कॉन्सेप्ट पता तो चल जाएगा, मालूम तो चल जाएगा क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो तरह तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग ऐसी फील्ड है कि यहाँ पे हर चीज़ एक दिन नई ईजाद होती है। जो क्वेश्चन है कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा चेंज करते हैं हमारा क्वेश्चन बदल जाता है। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स तो कैसे भी आप लगा ही लेंगे अगर आप उस पर प्रैक्टिस किए हैं तो। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। लेट x2 इज ग्रेटर देन x3 इज ग्रेटर देन x1। अब इसके हिसाब से देखिएगा इस पर क्या रिस्ट्रेनिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, x2 है और x1 से ग्रेटर देन है, तो रिस्ट्रेनिंग फोर्स यहाँ पे K12 कौन बड़ा है, x2 बड़ा है किससे, x1 से, x2 माइनस x1। क्यों लिया, क्योंकि इस डायरेक्शन पे x1 डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट पे और इसके इस पॉइंट पे x2 डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये K12 x2 माइनस x1 क्लियर है। इसके लिए बात करते हैं, अगर हम डिस्प्लेसमेंट x1 राइट टू लेफ्ट है तो अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा वो लेफ्ट टू राइट लगेगा, तो इस पर रिस्टोरिंग फोर्स क्या लगेगा, F1 x1 डॉट और कोई लगेगा। अब ये दो कंपोनेंट्स रह जाते हैं। देखिए यहाँ फ्रिक्शन नहीं दिया पिछले क्वेश्चन में, यहाँ फ्रिक्शन को 0 मानेंगे, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। इस पे क्या लगेगा, x2 इज ग्रेटर देन x3, तो इस केस पे क्या लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स इस तरह लगेगा, K x2 माइनस x3 और इसी तरह से K x2 माइनस x3। क्लियर है ये चीज़। अब इस फ्रिक्शन इस डैम्पर पे क्या लगेगा, डैम्पिंग सिस्टम पे क्या लगेगा, रिस्ट्रेनिंग फोर्स कैसे, इस तरह से F x3 इज ग्रेटर देन x1, तो x3 माइनस x1, इस तरह F x3 माइनस x1। अब मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख लीजिए क्योंकि सारे कंपोनेंट्स पे हमें फोर्सेस मिल चुके हैं। ठीक, नेट फोर्स in the direction of displacement x1 की डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में अगर हम नेट फोर्स निकालेंगे कहाँ पे x1 है, ये है, तो इसके लिए बॉडी कौन सी कंसीडर होगी, ये वाली m1 कंसीडर होगी। तो m1 x1 डबल डॉट मतलब एक्सेलरेशन, कौन कौन से फोर्सेस हैं m1 के लिए, सबसे पहले इसके डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस हैं, x1 की डायरेक्शन में देखिए f है, x3 माइनस x1 है, f x3 डॉट माइनस x1 डॉट, बार बार इसी से ले लूँ, ये डेरिवेटिव है, जहाँ भी f आएगा वहाँ डेरिवेटिव आएगा, और सही है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा फोर्स इस बॉडी पे किधर लग रहा है, अपोजिट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है, प्लस K12 x2 माइनस x1। बस आपको ध्यान इसी बॉडी पे देखना है, फोर्स निकालते टाइम बॉडी देखनी है और जितने रिस्ट्रेनिंग फोर्स है वो सारे निकालते टाइम हमें जो कंपोनेंट्स लगे उन पर देखना है और ध्यान क्या देना है कि कंपोनेंट के दोनों तरफ हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रहा हो। ठीक है, अब डायरेक्शन में होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, माइनस F1 x1 डॉट। ठीक है, ये हो गया। फिर नेट फोर्स इन दी डायरेक्शन ऑफ x2 के लिए कर लेते हैं। ठीक है, m2
x2 डॉट इज इक्वल टू, सबसे पहला फोर्स Ft, फोर्स अप्लाइड है उसी डायरेक्शन में Ft, अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में सारे फोर्सेस लग रहे हैं, माइनस k x2 माइनस x3, फिर माइनस k12 x2 माइनस x1। क्लियर है? ये हो गया। और कोई रहेगा इस बॉडी पे? और कुछ नहीं है। अब नेट फोर्स इन दी डायरेक्शन ऑफ अब कौन सा x3 बचा है ना, x3, तो इसके लिए m3 x3 डबल डॉट इज इक्वल टू, देखिएगा m3 पे कौन कौन सा फोर्स है? एक फोर्स इस डायरेक्शन में, किसकी डायरेक्शन में? x3 की डायरेक्शन में है, वो तो है k x2 माइनस x3। अब अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा है? माइनस ऑफ f x3 डॉट माइनस x1 डॉट। अब हमें क्या करना है? m3 को 0 करना है, क्योंकि हमने इसे वर्चुअली क्रिएट किया हुआ था। पुट m3 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू k x2 माइनस x3 माइनस f x3 डॉट माइनस x1 डॉट, ठीक। k x2 माइनस x3 इज इक्वल टू f x3 डॉट माइनस x1 डॉट। ये हमें मैथमेटिकल मॉडल इसका मिल गया, मैथमेटिकल इक्वेशंस मिल गए हमें इसके लिए, इस फिजिकल मॉडल के लिए मैथमेटिकल इक्वेशंस मिल गए। ये तीनों हमारे इक्वेशंस बनेंगे मैथमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है। तो फ्रेंड्स कि ये था हमारे 2 एग्जाम्पल हमने समझ लिए। अच्छा, कुछ और भी ऐसा केस हो सकता है, कैसे हो सकता है? जैसे समझिएगा, अगर ये फोर्स यहाँ पे अप्लाई जो है, ये भी हॉरिजॉन्टली देखिए रखा हुआ है, ये पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। अगर हम इसको वर्टिकल कर देते हैं ऐसे, इस तरह से, किस तरह से? मान लीजिए हमारे पास एक ये हमारा वर्टिकल सिस्टम हो गया इस तरह से, ठीक। और एक हमने यहाँ पे डैम्पिंग लगा दी, एक हमने यहाँ पे स्प्रिंग लगा दी, एक यहाँ पे हमने बॉडी लगा दी, ठीक। और इस तरह यहाँ पे एक स्प्रिंग यहाँ पे लगा दी, और यहाँ पे इन दोनों को कंबाइंड कर दिया, यहाँ पे एक बॉडी लगा दी, इस तरह से कर दिया हमने। इसे m1 कर दिया, कोई m1 कर दिया, इसे m2 कर दिया, ठीक। तो हमें डिस्प्ले और डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पे दे दिया गया, ये x2 डिस्प्लेसमेंट हो गया और ये x1 डिस्प्लेसमेंट हो गया, इस तरह से लटक रहा है। लेकिन जो हमारा फोर्स अप्लाइड है वो हमें यहाँ पे दिया गया, Ft यहाँ पे दे दिया गया है, नीचे वाले पे Ft नहीं दिया गया है। तो हमें कुछ नहीं करना है इस केस में, डरना नहीं है, केवल हमें डिस्प्लेसमेंट को देखना है। जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, मैथमेटिकल मॉडल बनाएंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखेंगे, तो आपको डिस्प्लेसमेंट देखना। फोर्स अप्लाइड से मतलब नहीं, फोर्स अप्लाइड जिधर भी जा रहा है जाने दीजिए, उसको बस कंसिडर करिए जब इक्वेशन आप लिखने दीजिए। तब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ इन दोनों में सीरीज में आ गया है, तो यहाँ पे फिर से हमें वर्चुअली इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा m3 को, ठीक। अच्छा, एक और बन सकता है केस, मान लीजिए ये हमारे पास ये इस तरह से हो गया, ये हो गया m1, इस तरह से ही हो गया, ठीक। और फोर्स हमें यहाँ पे Ft ऐसे लगा दिया गया है, इस एंड पे फोर्स, यहाँ पे तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है। अगर हमें इसे मैथमेटिकल मॉडल, इसका मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग? मैंने क्या बताया था आपको, कंपोनेंट जो लगा है उसके दोनों ही एंड पे हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा। तो जो हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इस एंड पे तो हमें x1 मिल रहा है इस स्प्रिंग के, लेकिन इस एंड पे हमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? जब डिस्प्लेसमेंट ना रहे, कुछ नहीं करना है, एक वर्चुअल बना देना है m2 इज इक्वल टू 0 कर देना है, और इधर डिस्प्लेसमेंट x2 कर देना है, बस इंट्रोड्यूस हो गया हमारा। तो बस यही ध्यान रखना है मैथमेटिकल मॉडल में कि जो भी कंपोनेंट्स हैं उनके दोनों तरफ ही डिस्प्लेसमेंट चाहिए होंगे, ठीक है। तो अगर नहीं है तो वर्चुअली हम एक बॉडी वहाँ पे क्रिएट करते हैं, बाद में इक्वेशन में उस बॉडी का जो मास होता है उसको 0 कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिया लीनियर, ये हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट था सारा का सारा। मैकेनिकल सिस्टम चाहे स्प्रिंग ले चाहे डैम्पिंग ले, लीनियर
डिस्प्लेसमेंट हुआ। उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया, थ्योरी दी, उसके बाद न्यूमेरिकल लगवाया। अब मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें जो भी आपका कॉन्सेप्ट पूरा तरह क्लियर हो गया, फिर भी कहीं कोई डाउट है या क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम अगले लेक्चर में जो लेंगे, लीनियर के बजाय अब हम रोटेटिंग डिस्प्लेसमेंट लेंगे, थीटा के रूप में लेंगे। फिर उसके बाद हम एनालॉगस सिस्टम पे चलेंगे। तो हमारा ये मैथमेटिकल मॉडिकल, अब इसका जो रेस्ट बचा हुआ पार्ट है वो हम अगले क्वेश्चन, अगले सेशन में, अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग ध्यान लगा के कंट्रोल सिस्टम शुरू करिए, और कहीं पे कोई डाउट आती है, क्वेरी आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको वहाँ पे आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।